नमस्कार सभी को। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे लगभग 500 प्रश्न राजस्थान जीके के वन लाइनर। तो करते हैं आज का पहला प्रश्न शुरू। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान है 10.41%। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार ये है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर। राजस्थान में जिलों की संख्या है 33। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर, यानी बड़ा है जैसलमेर और छोटा धौलपुर, और जिले हैं 33। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर में। जयपुर संभाग के जिले हैं जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। जोधपुर संभाग के जिले हैं जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। जो सीपा बाजेजा भी कर सकते हो। जो से जोधपुर हो जाएगा, सी से सिरोही, पा से पाली, बाजेजा, बा से बाड़मेर, जैसे जैसलमेर, और जा से जालोर। बीकानेर संभाग के जिले हैं बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। बिंग चुआ भी याद कर सकते हो। बी से बीकानेर, गै से गंगानगर, चू से चूरू और हनुमानगढ़ बिंग चूहा। अजमेर संभाग के जिले हैं अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, हबीना, टोंक, यानी ऐसे अजमेर हो गया। बी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, टोंक से टोंक हो गया। कोटा संभाग के जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोजा बाबू, यानी को से कोटा, जा से झालावाड़, बा से बारा और भू से बूंदी। उदयपुर संभाग के जिले हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। भरतपुर संभाग के जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो राजस्थान की 5 राज्यों से सीमा लगती है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। यानी सबसे कम तो पंजाब की लगती है और सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। राज्य की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070, अंतर्राज्यीय 4850, टोटल मिलाकर होती है 5920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा है 1600 किलोमीटर की मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? तो छोटी पंजाब के साथ लगती है, यानी बड़ी मध्य प्रदेश के साथ और छोटी है पंजाब के साथ। राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो राजस्थान की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था जनपद एवं अंचल में, यानी 2 भागों में विभक्त था, जनपद और अंचल में। राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश कहा जाता है? तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन राज्यों को मरु प्रदेश कहा जाता है। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता और महाभारत से मिलती है। यानी मरु प्रदेश की जानकारी एक तो ऋग्वेद से मिलती है, एक रामायण से, एक चरक संहिता और एक महाभारत से। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु प्रदेश। यानी आर्यों का जो प्रारंभिक जनतंत्र था वो था मरु प्रदेश। जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग। जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? नागौर। यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? जांगल प्रदेश। कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है? मत्स्य जनपद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य जनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है? अलवर में, जयपुर के मध्य का भाग।
अलवर से जयपुर के मध्य का भाग मत्स्य जनपद वर्तमान में से के नाम से जाना जाता है। मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया था? चीनी यात्री युआन चांग ने किया। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली का कौन सा भूभाग किस नाम से जाना जाता है? यानी सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता है। यानी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो भाग है वो सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता है। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा। किस यूनानी लेखक ने सूरसेन का उल्लेख किया है? यूनानी लेखक सिकंदर ने। कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो सूरसेन नामक राजवंश की जो जानकारी है वो ब्याना प्रशस्ति से प्राप्त होती है। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जाति राजस्थान में आकर बसी? मालव, सीवी और अर्जुनायन जो जातियां हैं वो आकर बसी थी। वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया? उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर के क्षेत्र पर। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सीवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका। माध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चित्तौड़ के पास नगरी गांव से। यानी माध्यमिका के जो अवशेष हैं वो चित्तौड़ के पास नगरी गांव से प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेदपाट और प्रागवाट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के भरतपुर, अलवर क्षेत्र में किस जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था? अर्जुनायन जाति ने आधिपत्य स्वीकार किया था। कहाँ पर किया था? राजस्थान के भरतपुर और अलवर क्षेत्र में। मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा था? तो मालवों की शक्ति का जो केंद्र था वो नगरी व टोंक था। मालवों की विजय का युग अभिलेख कहाँ स्थित है? नादसा, भीलवाड़ा। किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई थी? 5वीं सदी में हुण आक्रमण से। जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? वरियद संहिता नामक ग्रंथ से। जनपद की समाप्ति के बाद यह क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने गए। मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ और मेवात, ये अलग अलग नाम से जाने गए थे। तो मेवात तो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है। ढूंढाड़ जयपुर वाला क्षेत्र हो गया। हाड़ौती यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला हो गया। मारवाड़ जोधपुर वाला। वागड़ ये जो नीचे दक्षिणी भाग के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये वागड़ हो गया। मेवाड़ उदयपुर वाला हो गया। तो ये अलग अलग भाग नामों से जाने लगे थे। प्राचीन सीवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो सीवी जनपद का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ 7 के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानी रही हैं? 7 राजधानी रही थी मेवाड़ की। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावड़, उदयपुर। राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? 2। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? वागड़ प्रदेश। पिलानी के पास नरहड़ क्षेत्र को कहा जाता है वागड़। यानी पिलानी के पास जो नरहड़ क्षेत्र है उसको वागड़ कहा जाता है। मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मरु प्रदेश को वर्तमान में वारवाड़ के नाम से जाना जाता है। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहार का। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में नाम जाना जाता है। अभी ये रिट लेवल फर्स्ट में भी ये प्रश्न आया था। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था? ये था मीणा। बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ? बूंदा मीणा के नाम पर हुआ था। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़। कछवाहा वंश से पहले यहाँ किसका शासन था? मीणा और बड़गुजरों का। अलवर और भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेवात। मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? मेव जनजाति का। मेव जनजाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? खानवा के युद्ध में। प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से? यानी झालावाड़ क्षेत्र को मालवा के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र से किस क्षेत्र को जाना जाता है? चोरू, झुंझुनू, सीकर।
यानी जो शेखावाटी क्षेत्र है उसको चोरू झुंझुनू सीकर के नाम से जाना जाता है। ब्यार और अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ब्यार और अजमेर क्षेत्र है उसे मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत यानी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन काल के अवशेष जिनसे हमें स्थान व घटनाओं के संदर्भ में समझने में सहयोग मिलता है क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत। प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है? प्रतिहारों की जानकारी हमें घटियाला अभिलेख से प्राप्त होती है। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें मिलती है चिरवा का शिलालेख। जानक का रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? जानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य है उससे हमें चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयन चंद्र सूरी, यानी हमीर महाकाव्य है वो नयन चंद्र सूरी की रचना है। हमीर महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है चौहान वंश अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय के, यानी हमीर महाकाव्य में हमें चौहान वंश के अलाउद्दीन खिलजी है उनके रणथंभौर विजय की हमें जानकारी प्राप्त होती है। पश्चिम भारत की यात्रा किसकी रचना है? यानी पश्चिम भारत की यात्रा कर्नल जेम्स टोड की रचना है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है और वीर विनोद है श्यामल दास की। मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना की थी विश्वेश्वर नाथ। राजस्थान के प्रशस्तर युग में के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं? बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी के किनारे। धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, आहेड़ से। यानी जो राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष हैं वो कालीबंगा, हनुमानगढ़ से और गणेश्वर और आहेड़ से हमें प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? दृशदवती नदी और सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? यानी कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। और कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद, यानी पहचान तो अमलानंद घोष ने की थी परंतु उसके बाद कालीबंगा से उत्खनन करने वाले कौन थे? ये थे बीबी लाल और बीके थापर। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी। कालीबंगा में नालियां किस से बनी हुई हैं? लकड़ी और ईंटों से बनी हुई हैं। यानी कालीबंगा में जो नालियां हैं वो लकड़ी और ईंटों से बनी हुई हैं। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, तो कालीबंगा में मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा में अग्नि वेदिका कहाँ पर बनी होती थी? चबूतरों पर। यानी जो अग्नि वेदिका थी कालीबंगा के अंदर वो चबूतरों पर बनी होती थी। मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था और जो नालियां होती थी वो लकड़ी और ईंट से बनी होती थी। कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? सिंधु सभ्यता के समान। कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती है? नगर की 4 दीवारी के बाहर। यानी जो कृषि है कालीबंगा से प्राप्त जो नगर हैं वहाँ पर कृषि कहाँ पर की जाती है? नगर की 4 दीवारी के बाहर। गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। यानी गाय के मुख वाले जो प्याले हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तांबे के बैल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा। कांसे का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना हुआ कंघा प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ जाना जाता है? नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से। यानी उसका जो विनाश है किस कारण से? नदियों का तो पानी सूख गया था और मरुस्थल बढ़ गया था, उसके कारण कालीबंगा सभ्यता का विनाश हुआ। उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? उदयपुर के धूलकोट का संबंध है आहेड़ सभ्यता से। किस स्थान को पहले तांबावती के नाम से जाना जाता था? धूलकोट। यानी धूलकोट को पहले तांबावती के नाम से जाना जाता था। और धूलकोट की दीवारें किस से बनी होती थी? दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी होती थी। किस सभ्यता के मकानों से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? यानी आहेड़ सभ्यता से हमें 6 चूल्हे, मकानों से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं।
एक परिवार में 6 चूल्हे मिलना किसका प्रतीक है? यानी 6 चूल्हे मिलना सामूहिक परिवार का प्रतीक है। कौन सी सभ्यता है जहां उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था? आहेड़ सभ्यता। यानी आहेड़ सभ्यता के अंदर उच्च कोटि का चावल का उत्पादन किया जाता था। आहेड़ सभ्यता में प्राप्त हुए चूल्हे किस प्रकार के हैं? भट्टी के आकार के। यानी आहेड़ सभ्यता में जो प्राप्त चूल्हे हैं वो भट्टी के आकार के हैं। और कौन सा सथल के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? आहेड़ सभ्यता के निवासी बर्तन बनाने की कला के अंदर दक्ष थे। आहेड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन हमें किस रंग से रंगे हुए हैं? आहेड़ सभ्यता से प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन हैं वो किस रंग से? लाल भूरे रंग से रंगे हुए हैं। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि, 6 तांबे मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुए हैं? आहेड़ सभ्यता से। धूलकोट से विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नए नगर बसाए? गिलुंड और भगवानपुरा। उदयपुर की बल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? ताम्र पाषाण कालीन आहेड़ सभ्यता से। यानी उदयपुर का बल्लभ तहसील का बालाथल, यहां पर कौन सी सभ्यता थी? ताम्र पाषाण कालीन आहेड़ सभ्यता। किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े मकान एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं? बालाथल से। बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? लोहा कालीन सभ्यता। लोहा गलाने की भट्टियां कहां से प्राप्त हुई हैं? लोहा गलाने की भट्टियां बालाथल से प्राप्त हुई हैं। बेराठ जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बालाथल से। बेराठ जयपुर के अलावा बालाथल से भी वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के गणेश्वर नामक स्थान से। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ताम्र संचित संस्कृति। गणेश्वर से कौन सा तांबे का उपकरण पश्चिम और मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? दोहरी परतदार शिरावली तांबे की पिन। गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं? 2 प्रकार के। लोहा कालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं? बेराठ, सांबर, बागोर, रेड आदि। यानी लोहा कालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में है। बेराठ है, सांबर है, बागोर है, रेड है आदि। बेराठ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बेराठ है वो जयपुर में स्थित है। बिजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध किस स्थान से है? बिजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी का जो संबंध है वो बेराठ से है। महाभारत काल में बेराठ को किस नाम से जाना जाता था? यानी महाभारत काल में बेराठ को किस नाम से जाना जाता था? विराट नगर के नाम से जाना जाता था। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया था? विराट नगर में। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र रहा बेराठ। यानी मौर्य काल का जो प्रमुख केंद्र है वो बेराठ रहा। किस स्थान से अशोक के भाबरू शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराठ से। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुए हैं? बेराठ से। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं? 28। 36 चांदी के मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं पंचमारक हैं? 8 मुद्राएं। यानी भारतीय यूनानी शासकों की जो मुद्राएं हैं 28 और 36 चांदी के मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं पंचमारक हैं? 8 मुद्राएं। कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्कर के चिन्ह, आयुक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील, हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुए हैं? बेराठ से। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।